मियाँ साहब आपके नज़दीक क्या रीज़न है कि एकदम जो है डिक्लाइन आया सोने की कीमत में? सोना 5,55,000 रुपया तोला पाकिस्तान में रहा है और आज 4,21,000 रुपया तोला है। क्या अवाम को इस वक्त में मज़ीद सोना ख़रीदना चाहिए या जो पड़ा हुआ है जिनके पास उनको बेच देना चाहिए? पेट्रो डॉलर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन शायद सोना आपको 10 लाख रुपया तोला भी ना मिले। 1 लाख रुपया तोला था और विद इन 3 ईयर्स ये मार्केट कहाँ गई। मगर पेट्रो डॉलर इकॉनमी इतनी खतरनाक हो चुकी है, 39,000 अरब डॉलर अमेरिका ने कर्जा देना है, 9,000 अरब डॉलर के करीब सोना है, 30,000 अरब डॉलर का अमेरिका डिफॉल्ट है। ईरान और इसराइल जंग की कहानी जो है वो पेट्रो डॉलर ही है। मैं समझता हूँ कि सोना 4 लाख रुपया नीचे का रेट है, इससे नीचे नहीं जा सकता। और सोने की जो अपर लेवल है अनकंट्रोलेबल है। चाइना में 20,000 टन सोना पब्लिक के पास है, ठीक है। 25,000 टन सोना इस वक्त इंडिया के पास है, पब्लिक के पास। अच्छा। और पाकिस्तान में मेरे अंदाजे के मुताबिक 3,000 टन से प्लस है। 1,000 अरब रुपया हर साल ज़राअत का इंजेक्ट होता है, 2,000 अरब रुपया हर साल स्पीड मनी दी जाती है। ये 3,000 अरब रुपया जो हर साल इंजेक्ट होता है इकॉनमी में, अगर एवरेज इसकी 1,500 अरब भी गिन लें साल की, तो 10 साल में कितनी बनी? 15,000 अरब रुपए। तो ये ब्लैक इकॉनमी किधर है जी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएनएन स्टूडियोज़ की एक और एपिसोड और मैं हूं उमर बशीर। नाज़रीन, पूरी दुनिया में इस वक्त 2,20,000 टन के करीब सोना मौजूद है जो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया हुआ है। और अगर आप उसकी कुल मालियत का तयन करें तो वो 30 ट्रिलियंस बनते हैं। इसी तरह दुनिया के दिगर ममालिक में बड़े बड़े सोने के ज़खायर भी हैं। टॉप पे अगर देखें तो यूएस आता है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है, तकरीबन 8,133 टन के करीब। उसके बाद फिर जर्मनी है, इटली है और फिर आखिर में कहीं पाकिस्तान का भी जिक्र है। पाकिस्तान में तकरीबन 1,000 टन के करीब सोना जो ताजरों के पास भी पड़ा हुआ है, जो ज्वेलर्स ताजर और आम आवाम जो इस्तेमाल करती है उनके पास तकरीबन 1,000 टन के करीब सोना इस वक्त मौजूद है। और उसकी जो कुल मालियत है वो 36 खरब या 36.5 ट्रिलियन बनती है। और गुज़िश्ता ये जो ईरान और अमेरिका जंग शुरू हुई है उसके बाद उस सोने की कीमत में कमी आनी शुरू हो गई है, डिप्लीट होता जा रहा है। तो इससे क्या अखज़ किया जाए कि दुनिया में जो पुरानी तरीन करेंसी के तौर पर यूज़ होती थी चीज़, वो डिवैल्यू होना शुरू हो गई, डिप्लीट हो रही है वो इकॉनमी। और अगर वो डिप्लीट हो रही है तो वो क्या ख़त्म हो जाएगी? एक टाइम आएगा कि सोने की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। पिछले दिनों जब वॉर शुरू हुई तो तुर्की को हमने देखा कि उन्होंने सोना बेचना शुरू कर दिया, चीन ने मज़ीद सोना को ख़रीदना बंद कर दिया। तो ये जो सोने की एक मार्केट है, जिसे पहले ये कहा जाता था कि सबसे स्टेबल चीज़ है, दुनिया में कुछ भी हो जाए सोने की अहमियत कम नहीं होती थी, उसकी प्राइस कम नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा ये पहली जंग हमने देखी कि जिसमें सोने की कीमत भी गिरनी शुरू होगी। ये माजरा क्या है? क्या ये सोने की कीमत गिरते गिरते वो 1 लाख रुपए पे आ जाएगा या ये सोना वापस इस साल के अख्ताम तक तकरीबन 6 लाख तक पहुंच जाएगा, जो जेपी मॉर्गन्स ने एक प्रेडिक्शन दी है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में मियाँ अबूज़र शाद साहब, साबिक प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब आपकी तो बड़ी गहरी नज़र होती होगी क्योंकि आपका तो माशाल्लाह काम ही कारोबार और पाकिस्तान में आपने बड़े अहम कमीशंस में पार्टी वो जो कमेटीज़ होती हैं उनके अंदर भी एज ए रुकन काम किया है और प्रेसिडेंट के वो भी रहे हैं, चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मियाँ साहब आपके नज़दीक क्या रीज़न है कि क्यों ये एकदम जो है डिक्लाइन आया सोने की कीमत में? अभी 6 महीने पुरानी बात है, यही सोना तकरीबन कोई 5 लाख प्लस पे चला गया हुआ था। बहुत शुक्रिया जी। सोना 5 लाख तकरीबन 55,000 रुपया तोला पाकिस्तान में रहा है और आज 4,21,000 रुपया तोला है जी। मगर आप ये देखें कि सोना 3 साल पहले 1 लाख रुपया तोला था और विद इन 3 ईयर्स ये मार्केट कहाँ गई। सोना हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई भी चीज़ हो, ये स्पेकुलेशन होती है और लोग उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नुकसान नफ़ा होता रहता है। मगर जो दुनिया की करेंसी रही है हमेशा वो सोना ही रही है। सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, बादशाहतें मिट जाती हैं, सैकड़ों कुर्सी ये कागज़ कुर्सी टुकड़ा बन जाता है। जिस तरह आपने
देखा नहीं, 1927 से 1931 के दरमियान अमेरिका में डॉलर कोलैप्स कर गया था। बैंक ख़त्म हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ख़त्म हो गई, लोगों के घरों में पड़ा पड़ा डॉलर कागज़ का टुकड़ा बन गया। फिर आपने दूसरा मौका आपने रूबल का देखा, जब रशिया टूटा तो रूबल का हाल भी यही था कि वो $1 के अगेंस्ट 2 रूबल थे, मगर विद इन 6 मंथ वो रूबल 700 पे चला गया। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया। मगर असल करेंसी जो दुनिया शुरू से बनी, चांदी, सोना और धात से मेजरमेंट थी, या अजनास से मेजरमेंट की जाती थी। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कहत का आया, वो भी आपने देखा कि गंदम के इवज़ तजारत होती थी। खैर, इस वक्त जो सूरत हाल है जी, कि अमेरिका की जो जीत थी वो 71 में हो गई थी, जब अमेरिका ने डॉलर के अगेंस्ट, सोने के अगेंस्ट डॉलर और डॉलर के अगेंस्ट उन्होंने फौरी तौर पे पेट्रो को साथ जोड़ लिया। यानी कि उन्होंने सऊदी अरब और यूएई को अपने साथ जोड़ा और उन्होंने 3.7 के करीब एवरेज एक करेंसी तय की कि $1 के अगेंस्ट 3.7 होगा। 71 से लेके आज 2026 है, अभी तक 3.70 के करीब, जैसे पेट्रो डॉलर इकॉनमी, पेट्रो डॉलर। मगर पेट्रो डॉलर इकॉनमी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि 39,000 अरब डॉलर, 39,000 अरब डॉलर अमेरिका ने कर्जा देना है। अच्छा, 39,000 अरब डॉलर के अगेंस्ट अमेरिका के पास मैक्सिमम 9,000 अरब डॉलर के करीब सोना है। 30,000 अरब डॉलर का अमेरिका डिफॉल्ट है अगर ये डॉलर के साथ अटैच होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो डॉलर है वो उस रिजर्व के अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रिंट होता गया। एग्जैक्ट यही बात है। अब असल जंग जो है ईरान और इसराइल की, इसकी असल जंग की कहानी जो है वो पेट्रो डॉलर ही है। क्योंकि इस वक्त चाइना उभरता हुआ सूरज है, जैसे सुबह का सूरज है, और अमेरिका इस वक्त गुरूब होता हुआ सूरज की तरह है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जापान ने जब हथियार दिए तो आप देखें, जब उसने सरेंडर कर दिया तो उस वक्त जापान के पास चाइना तक उनकी हुकूमत थी और 4 साल खाना जंगी होती रही चाइना में। फिर जाके चाइना की नई हुकूमत बनी 1949 में अक्टूबर में। 4 साल आपस में खाना जंगी हुई और इसी वजह से उनका ताइवान से झगड़ा है जी। अब मसला ये है कि जब पेट्रो डॉलर आया तो पूरी दुनिया की इकॉनमी सिर्फ न्यूयॉर्क चली गई। हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल पहले न्यूयॉर्क जाता है। वॉल स्ट्रीट जो है वो दुनिया का मरकज बन गया। अब वॉल स्ट्रीट में सूरत हाल ये है कि स्पेकुलेशन होती है कि जी किसी वक्त डॉलर क्लैप्स कर सकता है तो सोना ऊपर जाना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं नहीं जी नहीं सोना डॉलर कभी क्लैप्स कर ही नहीं सकता, फिर सोना नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ये स्पेकुलेशन हो रही है। और आपको पता हो कोई मरता है तो गोरखन की रोटी चलती है, ये अल्लाह का असूल है जी। तो ये तो जंग जो है कई लोगों को गोरखन की तरह रोटी कमाने का जरिया बन चुका है। और इस वक्त आप देख लें कि दुनिया के बड़े मुमालिक अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। उसकी बेसिक रीजन ये है उन्होंने असला इंडस्ट्री लगाई। अब सोने की जहां तक बात है, मैं समझता हूं कि सोना 4 लाख रुपया नीचे का रेट है, इससे नीचे नहीं जा सकता पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कि अगर गया भी मिनिमम तो ये 4 लाख तक जाएगा, इससे नीचे नहीं। और सोने की जो अपर लेवल है अनकंट्रोलेबल है, वो 6 लाख भी हो सकता है, मगर वो कब होगा वो बात की बात है। अगर जरा सी भी भेड़ चाल चल गई तो डॉलर वीक हो गया अगर, तो सोना तो नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि डॉलर जो है वो एक प्रिंटिंग मशीन है, उसके अगेंस्ट उसके पास रिजर्व नहीं है।
ये दुनिया में अगर आपके पास सोने की बात हो रही है, इस वक्त 2,20,000 टन सोना के करीब है और अगले 10 साल 15 साल में 50,000 टन के करीब और निकल सकता है। 3100 रोजाना, 3100 से 3300 टन जो है वो रोजाना एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जी जमीन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि 50,000 टन के करीब और निकल सकता है। मगर उसके साथ लेकिन आबादी कितनी है? आज आप 6.25 अरब हैं, उस वक्त आबादी होगी तकरीबन 7.5 अरब, 8 अरब के करीब हो जाएगी, तो उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने बड़ी अच्छी खबर दी कि जी 1000 टन के करीब पाकिस्तानियों के पास है। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। इस वक्त चाइना में 20,000 टन सोना पब्लिक के पास है, ठीक है। 25,000 टन सोना इस वक्त इंडिया के पास है, पब्लिक के पास। अच्छा, और पाकिस्तान में मेरे अंदाजे के मुताबिक 3,000 टन से प्लस है। आप 1000 टन से भी आगे गुजर गए। 3,000 टन से प्लस है। उसकी मैं वजह बताता तो हूँ। ये फिर सारा ज्यादातर अनडॉक्यूमेंटेड होगा ना। मैं आपको बताता हूँ। एफबीआर के पास हो सकता है 200 टन भी ना हो। मैंने निकाले थे जी, एफबीआर के पास भी कुछ डिटेल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली एफबीआर के पास मैं नहीं समझता 200 टन से ज्यादा लोगों ने डिक्लेयर किया हो। ठीक है। अगर 200 टन अज्यूम कर भी लें हम्म, कि एफबीआर के पास 200 टन लोगों ने डिक्लेयर किया हुआ है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी 78 ईयर से 80% ब्लैक इकॉनमी है। 80%। जिसकी वजह से सरवाइव कर रही है। हाँ, देखें 1,000 अरब रुपया 1,000 अरब रुपया हर साल ज़राअत का इंजेक्ट होता है। ठीक है। और आपको अंदाजा है कि 2,000 अरब रुपया हर साल स्पीड मनी दी जाती है। ये 3,000 अरब रुपया जो हर साल इंजेक्ट होता है इकॉनमी में, अगर एवरेज इसकी 1,500 अरब भी गिन लें हम्म, साल की, तो 10 साल में कितनी बनी? 15,000 अरब रुपया। तो ये ब्लैक इकॉनमी किधर है जी? बात यह है कि हमने पाकिस्तान को मामे की दुकान समझ के चला रहे हैं कि मामे की दुकान है, जो मर्जी कर लो। बात है मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मियां साहब, इसमें ये ज़रा डॉलर जो है वो उसकी वो जो वैल्यू है उसमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। एक फैक्टर ये भी कहा जा रहा है कि जी डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, इसलिए गोल्ड की वैल्यू गिर रही है। मसलन 30% गोल्ड की तकरीबन वैल्यू जो है ना वो गिर चुकी हुई है बिल्कुल गिरी है जो पिछले दिनों के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वॉर होती है और पेट्रो डॉलर जो इकॉनमी है वो इसी तरह स्ट्रेंथन रहती है तो डॉलर तो फिर नीचे आता रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि जी ये मैक्सिमम 4 लाख तक जाएगा। जेपी मॉर्गन्स जो इंडिकेटर्स प्रोवाइड करती पूरी दुनिया को, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो ये कहते हैं कि जी इस साल के इख्तिताम तक 2026 के ये सोना 6 लाख रुपए तक जाएगा। देखिए, आप पूरी दुनिया की इकॉनमी सिर्फ यहूदी मॉनिटर करते हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि 93% के करीब न्यूयॉर्क में इकॉनमी कंट्रोल होती है। अगर उनके हाथ से ये चीज़ निकल गई, जैसे 1929 से 1931 के दरमियान डॉलर क्लैश कर गया था, तो फिर सोने की तो कोई भी प्राइस हो सकती है। बात यह है कि दुनिया का इत्मीनान किस पे है? देखें, दुनिया का इत्मीनान सोने पे है। दुनिया का इत्मीनान ना डॉलर पे है, ना यूरो पे है, ना उनका इत्मीनान युआन पे है। मगर चाइना इसलिए मजबूत है कि चाइना ने कॉटेज इंडस्ट्री लगाई, और अमेरिका इसलिए कमजोर हो रहा है कि उसके पास कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। और दुनिया में जिसने भी कॉटेज इंडस्ट्री को ताकत तकवीयत दी, वो कभी भी नहीं पकड़ा गया। देखें, पाकिस्तान की तबाही का राज क्यों शुरू हुआ जी? जब 1960 में चौवन लाई साहब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पीको फैक्ट्री देखने के बाद कहा, काश ऐसी इंडस्ट्री चाइना में भी हो। तो क्या हुआ आपको? आपको ये हुआ कि आप पराई जंगों, प्रॉक्सी वार में फंस गए। आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम में फंसे रहे। आपने लोगों से कर्जा लेना शुरू कर दिया। आपने बददियानती की इंतहा कर दी। और आपने अभी तक आपका सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम चला रहे हैं, जबकि ब्रिटिश सिस्टम जिसका सूरज गरूब नहीं होता था, वो आज सुकड़ के 500 किलोमीटर पे रह गया है। और आप अभी तक लकीर के फ़कीर हैं। उसी तरह जुल्म किए जा रहे हैं, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी है। एक इम्तिहान पास करने के बाद एक डॉक्टर जो है वो पुलिस सर्विस में चला जाता है। एक इम्तिहान पास करने के बाद इंजीनियर जो है वो
पुलिस सर्विस में आ जाता है, एक इम्तिहान पास करने के बाद एक वकील जो है सेक्रेटरी हेल्थ लग जाता है। जिस मुल्क का निजाम का सिस्टम ही गलत हो, वो मुल्क कैसे सर्वाइवल कर सकता है? पिछले 5 सालों में उन्होंने तकरीबन 5 वज़ीर आज़म बदल लिए हैं यूके ने। यूके यहाँ तक पहुँच चुका होगा अब। मियाँ साहब, ये जो अभी टाइम है, क्या अवाम को इस वक्त में मज़ीद सोना ख़रीदना चाहिए या जो पड़ा हुआ है जिनके पास उनको बेच देना चाहिए? एक सेकंड, यूके की बात आपने की। जी। अगले 5 साल में यूरोप में बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, अच्छा। और आएगा इसलिए फॉक्सवैगन बंद हो गई, जी। बीएसएफ चला गया। बीएसएफ दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल बनाने का अदारा जो जर्मनी में था वो बंद हो गया और वो शिफ्ट हो रहा है अमेरिका में। सर, अगर गैस की और पेट्रोल जंग जारी रही, अगर चाइना का, अगर ये रशिया और इसराइल की, ईरान और इसराइल की जंग चलती रही, ये दो हाथी लड़ते रहे जी, तो इसको मारा कौन जाएगा? हम गरीब लोग मारे जाएंगे। साउथ एशिया खास तौर पर नहीं जी, जिसकी आबादी बड़ी है। अच्छा, वो तो इंडिया की बहुत बड़ी है। वो भी मारा जाएगा। चीन की उससे भी बड़ी है। मैं कहता हूं जी, आप सारे मारे जाएंगे, मगर चीन की सर्वाइवल इसलिए है कि चीन ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है, और हमारे यहां इस वक्त 47% गुर्बत है। 100 में से 47 लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। जी, ये वर्ल्ड बैंक और हमारे यहां बदयांती अरूज पे है। दूध लेने जाएं खालस नहीं मिलता, मुर्गी लेने जाएं मरी हुई मुर्गी आपको मिलती है, 500 रुपए से भी ज्यादा होगी महंगी। और सियासत की तरफ आ जाएं तो 47 आ जाता है फॉर्म। हम एक्चुअली बदयांती को, चढ़ते सूरज को सलूट करते हैं। मसला यह है कि हम छुरी से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डर रहे। ये असल वजह है। जब खौफ खुदा आ जाएगा तो फिर बहुत चीजें बदल जाती हैं। मियाँ साहब, आखिरी सवाल, सोना खरीदने का मुनासिब वक्त है या इंतजार करें? देखें जी, सोना 1 लाख रुपए से अगर 5.5 लाख रुपया तोला हो सकता है, तो सोने में डिप आते आते मैक्सिमम 4 लाख से अगर नीचे जाएगा तो मैं समझता हूं कि फिर ये सोना 7 लाख पे जाएगा। अच्छा, अगर 4 लाख से कम आता है तो ये 7 लाख, क्योंकि रबड़ को जितना मर्जी खींच लें, जब वो वापस अपनी हालत में आएगा तो अनकंट्रोलेबल होगा। क्योंकि इस वक्त दुनिया में जिस दिन डॉलर के खिलाफ कैंपेन चल गई, जिस तरह चाइना पीछे चला हुआ है, और चाइना के पास सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना ने 1200 अरब डॉलर प्लस पे इस साल, पिछले साल उसने इकॉनमी अपनी बंद की है जी। यानी कि चाइना आगे क्यों जा रहा है? चाइना ने इंडस्ट्री को जूम दिया, चाइना ने ऑटोमोबाइल में दुनिया ही बदल के रख दी। जी। और आपको हैरानगी की बात है, फॉक्सवैगन बंद हो गई, मर्सिडीज के प्लांट इंडिया शिफ्ट हो गए, BMW इंडिया बननी शुरू हो गई, ऑडी रहेगी, ऑडी भी चली जाएगी, मेरा ख्याल है वो भी चली गई होगी। कहने का मकसद है कि जो कंज्यूमर मार्केट होगी वही स्टैंड करेगी। अब खाली बम सबके पास है। अब मसला ये नहीं है बम मारने से मसले हल हो जाएंगे। ईरान को मिटाते मिटाते गुर्बत इतनी बढ़ जाएगी दुनिया की कि आप खुद कहेंगे कि इतनी बड़ी गुर्बत बढ़ने की वजह क्या है। इस वक्त यहूदी कामयाब हो चुका है, वो मुसलमान को मुसलमान से लड़ा के बहुत कामयाब हो चुका है। आपके सामने ईरान को पहले इराक से लड़ाया, कुवैत पे कब्जा कराया, लिबिया को तबाह किया, अब यूएई को तबाह कर दिया, ममालिक खड़े कर दिए सामने। अब हैरानगी की बात यह है कि यहूदी की प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चल रही। और इस वक्त इंडिया, मोदी और नेतन्याहू, ये दोनों भाई हैं और ये दुनिया के लिए दोनों बुच्चर हैं, ये दोनों कसाई का रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी 7 अरब दुनिया परेशान है। और इन दोनों बुच्चरों ने दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया है। इनका क्या जाएगा जी? इनके लिए तो खेल है। जिस तरह आप फुटबॉल देखते हैं, जिस तरह आप क्रिकेट देखते हैं, जिस तरह आप टेनिस खेलते हैं, जिस तरह आप शतरंज खेलते हैं, इनके लिए तो खेल बना हुआ है। मगर जिसके घर लाश जाती है, क्या जुल्म किया है नेतन्याहू ने कि कैंसर अस्पताल के बच्चों के ऊपर बमबारी कर दी और फिर खुद बंकर में छुप जाता है। इतना दलेर है तो सामने लड़ना।
वक्त का वली शहीद कर दिया आपने आयतुल्लाह खamenei। मगर मसला ये है कि मुसलमान को तो शहादत से घबराहट नहीं है, मगर मसला इस वक्त ये है कि दुनिया का बनेगा क्या। सोना सोना तो अपनी जगह पे खेल है, मगर मैं तो दुनिया के नक्शे बदलते नजर आ रहे हैं मुझे। उसकी वजह ये है कि जब गुर्बत बढ़ जाएगी तो क्या होगा जी। 200 साल पहले 250 साल पहले अंग्रेज क्यों एशिया में आया था? क्योंकि वो गुर्बत थी। और गुर्बत जो है उसका मजहब कोई नहीं होता, गुर्बत का मजहब पेट को पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान तो शहीद होना पसंद करता है, मगर इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो पेट्रो डॉलर जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन शायद सोना आपको 10 लाख रुपया तोला भी ना मिले। अच्छा, उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी कहाँ चली जाएगी। ठीक, देखिए आप इस वक्त बताते खुद जिस हुकूमत ने 1 अरब रुपया घंटे का सूद देना हो, 80 करोड़ रुपया घंटे का वो एडवांस लेती हो, यानी कि इस वक्त हम 44 अरब रुपया पर डे हुकूमत सूद और एडवांस ले रही है। तो मैं तो कहता हूं कि शरीफ खानदान को और इस हुकूमत को टाइम दिया जाए, जितना लेना चाहे दें इन्हें, मगर इसका रिजल्ट क्या होगा? बाजे बच जाएंगे, कौम गुर्बत की सतह से बहुत नीचे चली जाएगी। और अगर ये 2 साल मजीद रहे तो गुर्बत 60% हो जाएगी। ये बात लिख लीजिए। फिर क्या होगा अगर 60% तक चली? रह लेंगे हम। तो फिर वो होगा ना जो श्रीलंका में हुआ। नहीं, यहाँ पे नहीं होने वाला। यहाँ पे एक इलेक्शन 2024 वाला हुआ, क्या हुआ? क्या कौम सो रही है, आप छोड़ दें, कौम सो रही है, सोए को ना उठाए। एक चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ने एक पार्टी का निशान छीन लिया और आईनी हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ। आप उस मुल्क में तवक्को कर रही हैं कि वहां पे कोई तब्दीली? देखिए पाकिस्तान में चीफ जस्टिस 3 ही आए जिनके फैसले आज भी और तारीख का हिस्सा हैं। वो तीनों मुस्लिम नहीं थे। जस्टिस पटेल, जस्टिस भगवान दास और एक क्रिश्चियन थे जस्टिस कार्लेनियस। ये 3 जज आए जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ दिया। बाकी हमारे यहाँ तो जस्टिस जैसे भी आए, हमारे यहाँ जस्टिस भी आए, और हमारे यहाँ से जज भी आए सुप्रीम कोर्ट के। हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट का जज बनता है वो जब तक मार रोड पे हड़ताल ना करा ले वो हाई कोर्ट का जज ही नहीं बन सकता। और जज अपने जज बनते हैं। और मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूं, कोई मयार है जज बनाने का? ब्यूरोक्रेसी का तो चलो एक मयार ठीक अंग्रेज दे गया था। अंग्रेज ने हाई कोर्ट का डायरेक्ट जज बनाने का मकसद ही यही था कि जो बंदा ज्यादा शार्प हो, जो बंदे की फुटिंग ज्यादा हो, उसको जज बना दो। हालांकि पिछले दिनों एक जज 10 साल रहा, उसके 70 फैसले सिर्फ आए 10 साल में। बड़ा मेहनत का काम है, पढ़ते होंगे रात, बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो जनाब पाकिस्तान को पढ़े लिखों ने बर्बाद किया है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर ने डकैत पैदा किए हैं इस मुल्क में। मियां साहब कॉलेज का क्या कसूर है? वहां से पढ़ने बहुत सारे नहीं, कॉलेज का कसूर नहीं, मगर तरबियत का कसूर फर्क है। चलें ये कह लें, ये देखिए अगर उनकी तरबियत ठीक होती, अलफ को अल्लाह कहते हैं, अलफ को अल्लाह कहते, तो शायद आज हम आगे चले जाते। उसी कॉलेज से मियां नवाज शरीफ भी पढ़े हैं, देखें 4 दफा प्राइम मिनिस्टर। माशाल्लाह, तालियां बजानी चाहिए मियां साहब के लिए। अच्छा, फिर बड़े बड़े आपके मिलिट्री के जो चीफ रहे हैं आर्मी के, वो भी मुतअद्दिद वहां से पढ़े हुए हैं। देखें आप हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई लाश लेके बाहर आता है, कोई सेहतयाब होके बाहर आता है, वो एक अलहदा बात है। मगर मेरा कहने का मकसद है कि गरीब ने मुल्क तबाह नहीं किया जितना इस मुल्क को पढ़े लिखों ने तबाह किया है। और आपके सामने देख लें आईपीपीज को किसने तबाह किया? मेरे मुल्क को कौन लूट के लेके गया? ये आईपीपीज वाले। वो बगैर बत्ती दिए इस मुल्क का खून पसीना चूस जाते हैं। अच्छा, जिन्होंने इकोनॉमी ठीक करने का आजकल ठेका लिया हुआ है या जिन्होंने डंडा उठाया हुआ है कि हम सब सेट करेंगे, उनको आईपीपीज क्यों नहीं नजर आ रहे? वो इसलिए नहीं आता। वो पुराने जमाने में एक बड़ी पंजाबी की मिसाल थी। तो गली मोहल्ले में लोग गुजरते थे तो वो एक तरखान कहता था, मंजी ठुका लो, पीढ़ी ठुका लो। ये मंजी और पीढ़ी ठोकने वाले आए इकोनॉमी में, इनको क्या पता हो? अच्छा, बात ये है कि करोड़ की गाड़ी पे, झंडे वाली गाड़ी पे जाके टमाटर का भाव पूछ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, गलत कह रहे हैं आप, माजरत। अच्छा, बड़ी महंगी गाड़ी है, 11 अरब रुपए का जहाज लिया हमने। ओ
यार जहाज तो खैर है, वो तो जरूरत है। और देखा नहीं कल वो आरव, क्या जरूरत है, एक सेकंड, सर जरूरत कल क्या एक है में जहाज से मियां छोड़े, साहब? कल आरफ वाले में हमारी सीएम साहबा गई हैं तो दीवार ही गिर वो जो गई। दीवार गिरने वाला वाकया है, हाँ वो दीवार ही गिर गई। और ठेकेदार को क्यों नहीं बुलाया जी? तो पहली बात ये है, अरब वाला 1.5 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे की। अगर मर्सिडीज के साथ 40 गाड़ियां चली जाती तो लोग भी खुश होते कि हमारे मुंह पे खाक पड़ गई है, अब हम शायद बख्शे जाएं, जन्नत में चले जाएं। ओ भाई ये क्या जरूरत थी कि हेलीकॉप्टर पे जाके मसला हल होना है? मसला ये है कि पाकिस्तान को आपने एक ज़ाती मलकियत बना लिया है। जिस तरह मुगलस्तान था, मुगल बादशाह थे, आपने इस तरह मुल्क चला रहे हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये जमहूरियत है कि ये 2 पार्टियां 47 साल से हुकूमत में है। अच्छा अगर ये हो तो जमहूरियत, अगर ये ना हो तो जमहूरियत ही नहीं। ये तो कोई बात ना हुई। तो मियां साहब अब आखिरी क्या देखते हैं आगे मुल्क की माशी हालात के ऊपर? देखें जी, ये बिल्कुल मैंने बल्कि एक प्रोग्राम किया 5 जुलाई को 2026 को कि ये मुल्क 5 जुलाई 1977 की तरफ जा रहा है। अच्छा, 3 महीने कर्फ्यू लगे रहे, सिविल अनरेस्ट। 3 महीने लाहौर में कर्फ्यू लगे रहे पाकिस्तान में। और फिर जाके जनरल जियाउल हक ने टेक ओवर किया 5 जुलाई 1977 को। अच्छा सर लाहौर की गलियों में खून बह रहे थे। जी, ऐसे ही। और हमें क्या मिला? देखें बात यह है, गरीब को रोटी चाहिए। गरीब को यह नहीं चाहिए कि 40 डालों वाला उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। जब तक आप सादगी में नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को इजी नहीं करेंगे, जब तक आप मुसलमानों की तरह हुकूमत नहीं करेंगे, तो आपका मुल्क नहीं चलता। का आधा तितर आधा बटेर नहीं चलेगा। ठीक। उसकी वजह यह है, IMF की मीटिंग होती है, आप 7 स्टार होटल से नीचे उतरते हैं और जिन्होंने कर्जा देना है वो 4 स्टार होटल में ठहरा हुआ है। वो पूछते हैं आप कहाँ ठहरे हो? वो कहते हैं जी वो बुर्जुल खलीफा में मैं ठहरा हूं। वो कहता है तुम कहाँ ठहरे हो? कहते हैं जी वो PC होटल में ठहरा हूं, कॉन्टिनेंटल में ठहरा। वो 4 स्टार है, वो 7 स्टार में ठहरते हैं। अच्छा, अब इस पे थोड़ा मामला ये है कि वो जो 4 स्टार में ठहरे हैं ना, उनके पास कोई ताकत नहीं है उसको अमेंड करने की कि वो 7 स्टार में ठहर रहे हैं। जो 7 स्टार में ठहरे हैं उनके पास ताकत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा आप ये ब्लेम मत करें कि जिन्होंने वो ताकत दी है, किन्होंने दी है। जिस गरीब ने ताकत दी है, ये कहते हैं ना हमें अवाम ने वोट दिया, उसके पाँव में तो चप्पल नहीं। हाँ, नहीं मैं मानता हूं जी इलेक्शन बहुत अच्छे हुए, फेयर हुए, सब कुछ हुआ, और तो फिर महंगाई क्यों ऊपर चली गई? आपको अंदाजा है इस वक्त कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है? 40,000 अरब से ज्यादा आपने कर्जा ले लिया है। अच्छा, 10,000 अरब रुपया साल का आप कर्जा ले रहे हो। वो जो 3,56,000 था वो 4 लाख हो गया। नहीं वो 3,56,000 नहीं था, जब इमरान खान गया तो उस वक्त कर्जा कम था। बात यह है कि कैदी नंबर 804 का मसला नहीं है। आपने जिस तरह भट्टू अभी तक जिंदा है ना, आपकी अदालतों की बात देख लें, 50 साल के बाद आपने भट्टू को शहीद करार दे दिया कि ये जुडिशल मर्डर है। इसी तरह आप एक वक्त आएगा, आप कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सोने की कीमतें गिर रही हैं, तो ज़्यादातर ममालिक का जो स्टेट रिज़र्व है वो गोल्ड में ही है, बशमूल पाकिस्तान के, और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ का भी इसी तरह है। तो इस वक्त जो सोने की कीमतें गिर रही हैं, बेसिकली वो दुनिया की इकॉनमी, हर मुल्क का जो स्टेट रिज़र्व है उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो दुनिया की हर मुल्क की इकॉनमी श्रिंक होती जा रही है, और अगर ये मज़ीद इसी तरह श्रिंक होती रही तो वो जो बात अबू ज़रशाद साहब कर रहे हैं कि एक रिसेशन एट योर डोर, एट योर थ्रेशोल्ड इज़ रेडी टू कम, यू हैव टू फेस दिस। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।